क्या हाल है भाई ट्वेल्थ क्लास वालों? सही चल रही है ना रिवीजन? रातें काली हो रही हैं, ठीक है। दिन में इंस्टाग्राम चल रहा है, कुछ लोग दिन में भी पढ़ रहे होंगे, रात भी काली कर रहे होंगे। मैं उन्हीं लोगों को बोलना चाहता हूँ भाई, तुम ही लोग फाड़ दोगे। देख लेना, 22 फरवरी हो, 19 मार्च हो या 26 मार्च हो, आग लगा देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, ट्वेल्थ खत्म होने वाली है, ठीक है। चाहे तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क अब सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि तुमने पूरे साल में करा क्या है, ठीक है। क्योंकि मार्कशीट ना यही डिफाइन करने वाली है। मार्कशीट ये डिफाइन नहीं करेगी कि तुम किस स्कूल में पढ़ते थे, कितने बच्चों के साथ पढ़े हो, कितनी फीस तुम्हारी जमा हुई है। डिफाइन सिर्फ ये करेगी कि तुमने मार्क्स कितने गेन करे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ना सही से रिवीजन करो। मैं अभी भी कहता हूं कि जरूरी नहीं था तुम्हारा कि तुमने पूरे साल अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा। जरूरी ये है कि तुमने एंड में आके उस चीज को सही से करा कि नहीं करा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी लास्ट वीडियो से। अब हमारा अगला टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है इसका कंसेप्ट समझना। आपको मैं सारे कंसेप्ट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इनसे एमसीक्यू बनते हैं। एमसीक्यू डायरेक्ट नहीं आते, 5-5 लाइन की केस स्टडी है। रीडिंग पावर स्ट्रांग प्लस साथ साथ में कंसेप्ट पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, ठीक है। कुछ ऑथर आज भी ऐसा मानते हैं कि नेचर जो है ना मैनेजमेंट का, वो साइंस है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल है, कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनको एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसी के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बेस है, ठीक है। मतलब ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें एक्सपेरिमेंट क्या है करे गए हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस किया गया है, तब अप्लाई किया गया है। कुछ लोग साइंस मानते हैं उसको, कुछ कहते हैं कि इसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए और इसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये एक आर्ट भी है, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि ये आने वाले टाइम में क्या बनेगा, प्रोफेशन बनेगा, ठीक है। तो अगर ये प्रोफेशन बनेगा भी, ठीक है, तो तीनों चीजों को हम क्या करने वाले हैं, कंट्रास्ट करने वाले हैं, इनका डिफरेंस देखने वाले हैं कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक साइंस, एक आर्ट और एक ये प्रोफेशन है, क्लियर। हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस से। मैनेजमेंट एज अगर मैं तुम्हें साइंस की बात बताऊं ना, साइंस एक ऐसी स्टडी होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ना, सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है। कुछ लॉजिक है उनके पीछे, कुछ एक्सपेरिमेंट है जिनको बार बार किया गया है, तब किताबों में लिखा गया है, क्लियर। तो मैनेजमेंट कैसे अपने आप को साइंस बताता है? पहला कहता है कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है यहाँ पे, ठीक है। साइंस में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है। आप 9th क्लास से साइंस पढ़ते हो, ठीक है। आप देखोगे साइंस पढ़ने के लिए आपके पास अलग से बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, अलग से उसके लिए बुक्स है, अलग अलग तरीके की स्टडी है, ठीक है। हर एक तरीके की ब्रांच है। आपको जब भी साइंस की नॉलेज चाहिए तो आप अलग से ले सकते हो। आपको इंटरनेट पे डेटा मिलेगा, आपको बुक्स में उसकी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो इसी को सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बोला जाता है, ठीक है। आप स्कूलों में जाओगे, आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सेम चीज मैनेजमेंट से भी रिलेट करती है कि आज अगर मैनेजमेंट आपको पढ़नी है तो मैनेजमेंट के लिए भी अलग से स्कूल्स बनाए गए हैं, अलग से कॉलेजेस खुल गए हैं, यूनिवर्सिटी में एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। इट मींस मैनेजमेंट की भी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो साइंस और मैनेजमेंट दोनों एक जैसे ही है, इन दोनों की सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो इट मींस साइंस का ये वाला फीचर तो किसमें प्रेजेंट है, मैनेजमेंट में प्रॉपरली प्रेजेंट है कि दोनों की क्या है, बुक्स अवेलेबल है, मार्केट में डेटा है इनको पढ़ने के लिए। इट मींस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगला देखते हैं, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये मैंने आपको बताया है कि आप जब साइंस पढ़ते हो उसमें कोई भी वर्ड आता है, कोई भी लॉ आता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आता है, उसे बार बार किया गया होता है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे बेस होती है आपकी साइंस। तब जाके किताब में लिखी जाती है कि हाँ ये प्रिंसिपल, ये वैल्यू, ये मास, ये वेट, इनर्शिया वगैरह सब कुछ, ये सारी चीजें इस पे बेस है। कैसे डिफाइन हुआ? बार बार कोशिश करते रहने पे, ठीक है। और सेम चीज अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट भी ऐसे ही है। मैनेजमेंट में भी जितने प्रिंसिपल हैं उन्हें भी बार बार हर सिचुएशन में अप्लाई कराया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये किस पे बेस होते हैं? ये होते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उन्हें अप्लाई कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है। और किस सिचुएशन में अप्लाई किए जा रहे हैं? ह्यूमन की एक कंपनी की सिचुएशन में जिसमें ह्यूमन काम करते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर ना हमेशा हर जगह पर अलग होता है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि इसका ये वाला फीचर पार्शियली प्रेजेंट है, पूरा प्रेजेंट नहीं है अभी, ठीक है। अब है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस में आप अगर ग्रेविटी की बात करते हो, ग्रेविटी इंडिया में भी उतनी ही वैल्यू रखेगी, फ्रांस में भी उतनी रखेगी, अमेरिका में भी उतनी ही वैल्यू है ग्रेविटी की, ठीक है। तो ग्रेविटी और अगर मैं बात करूं, अगर आपको इंडिया में पानी खरीदना, H2O बोल दो, आपको यहां भी पानी मिलेगा।
आप कहीं जर्मनी वगैरह कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड में, कहीं भी आप बोलो H2O चाहिए आपको, दे देंगे ना। इट मीन साइंस की चीजें यूनिवर्सली वैलिडेट है, ठीक है, हर जगह सेम है, ठीक है। बट मैनेजमेंट की चीजें क्या है ना, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है, ये हर जगह सेम नहीं है, ठीक है। कि आप सेम चीज किसी और कंपनी में लगा दो काम हो जाए, नहीं हो सकता, सेम प्रिंसिपल हर जगह नहीं लग सकता। तो ये तो प्रेजेंट नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी भी मैनेजमेंट को प्रॉपरली साइंस नहीं माना गया, ठीक है। उसका एक फीचर पूरा प्रेजेंट है, बाकी के पूरे पूरे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मैनेजमेंट पूरे तरीके से साइंस नहीं है। अब चलते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की तरफ, ठीक है। अगर मैं बात करूं, पहला फीचर है सिस्टमैटिक या फिर थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। यहां पर जो किताबें हैं, ठीक है, यहां पर जितना भी डेटा अवेलेबल है मार्केट में, बुक्स वगैरह आपको प्रॉपरली दी गई है, सब कुछ है आपके पास पढ़ने लिखने के लिए। लेकिन आर्ट में सबसे ज्यादा आपको क्या करनी पड़ेगी, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको कराई जाएगी, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ाई जाएंगी, याद रखना पड़ेगा। तो आर्ट में ये है, सिस्टमैटिक बॉडी है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें ज्यादा है मैनेजमेंट की। अगर मैं मैनेजमेंट को इससे जोड़ूं तो हाँ बिल्कुल, ये इसी का फीचर है। मैनेजमेंट में भी आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ती है उसकी। फिर है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अगर आपको मैनेजमेंट एज एन आर्ट पता है कि मैनेजमेंट में क्या है, कब कहां पे अप्लाई होगा, ठीक है, तो आपको सिर्फ थ्योरी पता है, अभी सिर्फ आपको थ्योरी पता है, लेकिन आपको अपनी नॉलेज को अलग अलग जगह पे अप्लाई करना आना चाहिए। आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि अगर मैंने ये सीखा है और इस कंपनी में ये सिचुएशन चल रही है तो मैं कैसे इसको अप्लाई करूं, ठीक है। तब मैं बोल पाऊंगा कि ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, ठीक है, कि आप अपने लेवल पे उसको कितना ज्यादा अप्लाइड करा पा रहे हो, ठीक है। फिर आपके पास बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एक सिंगर होता है ना, उसको स्टार्टिंग में रागास पढ़ाए जाते हैं, सा रे गा मा, ठीक है, ये सारी चीजें। सेम चीज मैनेजमेंट का भी यही हाल है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप क्या हो जाओगे, परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। जैसे मैं अरिजीत सिंह की अगर बात करूं, अरिजीत सिंह गाने गाता है, गाने तो अंकित तिवारी भी गाता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो गाना गाते हैं, लेकिन गाने सबसे ज्यादा अरिजीत सिंह के पसंद किए जाते हैं। क्यों? सिंगर तो सारे ही हैं। तो अरिजीत सिंह को थ्योरेटिकल नॉलेज है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, और उसके पास क्या है, क्रिएटिविटी है और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। उसके पास ये दोनों चीजें हैं, लेकिन उसको बाकी सिंगर्स से बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कैसे चीजों को क्रिएटिवली अप्लाई करना है। क्लियर? तो इट मींस मैनेजमेंट में ये सारे फीचर क्या है, इसके प्रेजेंट है। मैनेजमेंट भी ऐसे ही चलता है कि आप में क्या, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होनी चाहिए उसकी, उसके बाद प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी आपको आनी चाहिए। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मैनेजमेंट को एक आर्ट बोला जा सकता है, ठीक है। सारे फीचर प्रेजेंट है, इसको मैं आर्ट कह सकता हूं, ठीक है। कुछ ऑथर्स ये भी कहते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि पहला फीचर तो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, पहला फीचर दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन साइंस के बाकी फीचर इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं इनके फीचर्स को कंपेयर करूं तो मैनेजमेंट ज्यादातर क्या है, सोशल साइंस बन जाती है। सोशल साइंस कैसे बन जाती है? क्योंकि मैनेजमेंट में ह्यूमन की बिहेवियर के बारे में पढ़ा जाता है, जो कि हम सिर्फ सोशल स्टडीज में पढ़ते आए, ठीक है। और ये साइंस कैसे है, इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सारे प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटल बेस है, ठीक है। तो ये ना ही कोई आर्ट है ना ही कोई साइंस है, ये सोशल साइंस में रहती है ज्यादातर, ठीक है। अब देखें लास्ट हमारा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन बेसिकली एक पर्टिकुलर लाइन में आपको स्टडी करनी पड़ती है, उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको गेन करनी पड़ती है, ठीक है। तो कुछ कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। कैसे? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई मैनेजमेंट जब आप करने जाओगे ना, तो इसकी सही तरीके की पूरी मोटी मोटी किताबें, ठीक है, हर तरीके का डेटा आपको नेट पे मिलेगा, आपके कॉलेजेस में मिलेगा, बुक्स अलग से प्रोवाइड की जाएंगी, इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं इसके बारे में। तो इट मींस मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के लिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बिल्कुल है। तो पहला फीचर यहां पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट बोलूं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि अगर आपको प्रोफेशन में घुसना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, इसकी कोई डिग्री होनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है, कोई भी बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन किसी बंदे के पास एमबीबीएस की डिग्री है तो वो डॉक्टर है। मतलब हर बंदा जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री होगी वो प्रोफेशन में एंट्री ले सकता है, बट हर कोई नहीं ले सकता जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। तो अभी क्या है ना, मैनेजमेंट में ये पार्शियली इंप्लीमेंटेड है, बट कहते हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक है, आज नहीं तो कल ये मैनेजमेंट का पार्ट बनेगा। क्लियर? उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। और जितने भी ये हमारे एसोसिएशन है,
ठीक है, जैसे एमबीबीएस के लिए हो गई मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है, हमारे लॉयर एडवोकेट के लिए हो गई बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जितनी भी एसोसिएशन है इनके अंडर जब आप रजिस्टर्ड करोगे तो इन्हीं के रूल्स आपको मानने पड़ेंगे, आप इनके रूल से हट के काम नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। तो सेम चीज आगे सोचा जा रहा है, जैसे ये एमा है, ठीक है, ये एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, तो ये किसके लिए, ये आने वाले मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या करेगी, ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए क्या बनाएगी, रूल्स बनाएगी और आपको मानने पड़ेंगे। बट अभी भी ये क्या नहीं है, पूरे तरीके से नहीं है, तो ये फ्यूचरिस्टिक है, आने वाले टाइम पे होगा, आज नहीं है, ठीक है। फिर है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करूं तो हर एक की अपनी अपनी बॉडी, ठीक है। जैसे अगर आपको क्या बनना है, मैनेजमेंट के अंडर आना है, तो आपको एमा से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है, आपको उसी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस से करना पड़ेगा, मतलब आपको मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा। तो मतलब हर एक की अपनी प्रोफेशनल बॉडी है जिससे लाइसेंस लेने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये फीचर अभी प्रेजेंट नहीं है। कहा जा रहा है कि आने वाले मैनेजर्स इसी एमा से क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। आज तो कंपनी में क्या है ना, प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे सिर्फ मैनेजर जो इससे एसोसिएशन से जुड़ा होगा उसी को रखा जाएगा, फ्यूचरिस्टिक है। सर्विस मोटिव की बात करूं, जितने भी प्रोफेशन है सबका काम होता है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे से उसका यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी क्या करता है, एज अ मैनेजर होने के नाते वो कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो मेनली इनका काम होता है सर्विस मोटिव के तौर पे चलना, ठीक है। तो आगे जाके ये फीचर भी होगा, बट ये पार्शियली है, ठीक है। आपकी बुक में भले दिया ना हो, ना दिया हो, ठीक है, लेकिन पार्शियली है, आगे जाकर ये फुल्ली हो जाएगा। तो हमें ये पढ़ने के बाद पता लगता है कि प्रोफेशन क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, अभी नहीं है लेकिन आने वाले टाइम पे होगा। क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम आ गए अपने टॉपिक पे भाई। अब हमारा ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट, और उससे के बाद बस 1-2 मिनट का टॉपिक और रह गया। उसके बाद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारी नजरें होनी चाहिए बिल्कुल स्क्रीन पे और मेरे वर्ड्स पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा भाई, लेवल 6 सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो इस टॉपिक को पढ़ेगा, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट के जो लेवल है भाई 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है भाई टॉप लेवल, उसके बाद मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा पिरामिड बना हुआ है, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर क्या है, टॉप लेवल है। इसमें कौन कौन आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको सीई बोलते हैं, बीडीओ भी इसी में आता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है, या बोर्ड ऑफ ऑफिस भी बोला, डायरेक्टर ऑफ ऑफिस भी, ऑफिसर भी बोला जाता है, एक्सेट्रा। मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है ना कंपनी की, वो सारी टॉप लेवल पे आती है, ठीक है। अब देखा जाए टॉप लेवल क्या है, यहां पर एक एरो आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, मतलब देखा जाए लोअर लेवल पे सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, आपको कोई किसी भी काम की जिम्मेदारी दी जाती है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जब वो काम हो गया या क्यों नहीं हो पाया उसके लिए आंसरेबल होना। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल टू समवन, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी किस पे होती है, टॉप लेवल वालों। तो भाई यहाँ दिखाई दे रहा है ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई टॉप लेवल वालों के पास क्या है, सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, सबसे कम इनके पास और सबसे कम इनके पास है, मतलब लोअर लेवल वालों के पास बहुत कम अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है। किसी भी चीज के डिसीजन लेने के लिए आपके पास कितनी पावर है, ये होती है आपकी अथॉरिटी। क्लियर। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इन सबके फंक्शंस, ये काम क्या क्या करते हैं। अगर मैं टॉप लेवल की बात करूं भाई, टॉप लेवल पे वो सारे बंदे हैं जो कंपनी के कर्ता धर्ता है, ठीक है, इनकी वजह से ही कंपनी चल रही है। पहला काम इनका होता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। क्या करना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बनाना, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका। उसके बाद पॉलिसीज एंड क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाना, ठीक है, फ्रेम पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। उसके बाद सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाना, ठीक है। नेक्स्ट इनका काम क्या होता है, ये सोसाइटी के गोल्स पे भी ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि सोसाइटी में कौन कौन सी चीजें हम साथ में लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ठीक है। इट मींस लियासन विद सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये 3-4 इनके फंक्शंस हैं जो आपको दिमाग में डाल लेने चाहिए। क्लियर। अब मिडिल लेवल की अगर बात करें तो मिडिल लेवल में कौन है, डिपार्टमेंटल हेड है, फंक्शनल मैनेजर है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है आपके, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजर भी इसी में आ जाते हैं आपके। इसमें 2 और है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इक्विवेलेंट पोजीशन जो होती है वो भी इसी का पार्ट होती है। मिडिल लेवल की बात करूं तो सबसे पहला काम क्या होता है, इन्होंने जो पॉलिसीज बनाई है, ठीक है, वो ये क्या कराते हैं, इंटरप्रीट कराते हैं।
सारी पॉलिसीज वगैरह पता लग गई। वो ये क्या करते हैं, उसको समझ के बताना शुरू करते हैं, किसको, लोअर लेवल वालों को, उनको समझा देते हैं। ठीक है, दूसरा काम इनका होता है कि उसके लिए सही से रिसोर्सेज को चेक करना कि इस काम को करने के लिए क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तीसरा काम इनका होता है सारे वर्कर को ड्यूटीज असाइन करना। क्लियर, क्योंकि काम के अकॉर्डिंग उनको बताना कि तुम्हारा काम ये रहेगा, तुम्हारा काम ये रहेगा। उसके बाद इनके पास चौथा काम होता है कि पर्सोनेल पे ध्यान देना। ठीक है, मेनली जो अवेलेबिलिटी है पर्सोनेल की वो देखना। ठीक है, और उनको लेके भी आना रिक्रूटमेंट के थ्रू, सिलेक्शन के थ्रू, ठीक है, और अपॉइंटमेंट के थ्रू। बेसिकली क्या करना, ये देखना कि हमें अगर इसकी जरूरत है और हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, ये बंदा नहीं है, तो बाहर से अपॉइंट कर लेना। ठीक है, तो ये सारा काम किसका है, ये सारा काम मिडिल लेवल वालों का है। अब आता है हमारे पास लोअर लेवल जो सबसे नीचे, जिसमें हमारे सुपरवाइजर आते हैं, फोरमैन आता है, क्लर्क आता है एंड एक्सेट्रा, और सारे लोग भी आते हैं। इनका काम क्या होता है, सबसे पहले वर्कर के ग्रीवेंसेस को ऊपर लेके जाना। अगर मान लो लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने सुपरवाइजर को बोलेंगे भैया इस चीज में बहुत दिक्कत आ रही है, हमें, हम काम नहीं कर पा रहे, तो उनकी कंप्लेन को ऊपर शिफ्ट करना, ये लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ग्रीवेंसेस उनके सुनना। और दूसरी चीज इनकी क्या होती है, सबसे पहले गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। ठीक है, मतलब उनकी सिक्योरिटीज के बारे में सोचना। नेक्स्ट इनके पास क्या होता है कि काम की क्वालिटी चेक करते रहना। ठीक है, कि क्या हमारे वर्कर सही से क्वालिटी वाले गुड्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। ठीक है, क्वांटिटी चेक करते रहना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब फंक्शंस है हमारे टॉप, मिडल और लोअर लेवल के। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। और इसके जो कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं, कुछ कुछ जो अलग अलग पोस्ट है जो इसमें आती है, ढंग से कर लेना भाई, क्योंकि केस स्टडी आती है इसकी। पूछा जाता है कि ये बंदा किस लेवल पे इस ये काम करता है, तो किस लेवल पे है, इसके 2 फंक्शन लिख के दिखाओ। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, दिमाग में छाप लो। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब मजा आने वाला है क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है। तो भाई हम आ चुके हैं अपने सबसे छोटे और सबसे प्यारे टॉपिक पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताऊं। जब हम लोग जस्ट 12th क्लास में आए थे ना, ठीक है, तो क्या था ना, हम लोग काफी इन्फेंट स्टेज पे थे। इन्फेंट स्टेज क्या होती है, मतलब एक छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल नया नया आया होता है ना, उसे चलना आता है ना बोलना आता है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने तुम्हें पढ़ा के, ठीक है, चलना उठना दौड़ना सब सिखा दिया। ठीक है, अब उसे कैसे कैसे मैंने तुम्हें सिखाया है, मैं तुम्हें वो अपने दिमाग की चीजें बताऊंगा। ये करने से पहले अब देखो, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैं भी मैनेजमेंट ही कर रहा था लेकिन स्टेप वाइज कर रहा था। कैसे, देखो, सबसे पहले मैंने दिमाग में करी प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग रेफर टू डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, तो प्लानिंग में क्या होता है, डिसाइड करते हैं एडवांस में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और ये ब्रिज का गैप कंप्लीट कर देता है कि आज हम कहां पे और कहां जाना है। जब आप अपनी जिंदगी की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हो, फिर उसके बाद हम कंपनी में क्या करते हैं कि यहां पर क्या करना है, आपने प्लान कर लिया, प्लान के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को बांटना। ठीक है, लोगों को ड्यूटीज असाइन करना, उनके ग्रुप बनाना। ठीक है, उसके बाद उनको अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अकाउंटेबिलिटी भी देना। ठीक है, ये सारी चीजें उनमें बांट देना एज पर द स्पेसिफिक प्लान। ये ऑर्गेनाइजिंग है, आप यहां पे पहुंच गए। ठीक है, ये स्टेप भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आप आते हो स्टाफिंग पे। जब आपने प्लानिंग कर ली, रिसोर्सेज भी बांट दिए, अब उन रिसोर्सेज को यूज करवाने के लिए आपको लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, तो जिसको जो जो ड्यूटीज मिली है उसके अकॉर्डिंग जो आपको वर्कफोर्स चाहिए, ठीक है, वो आपको उसी टाइम पे चाहिए और अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, अगर एक प्लम्बर की जरूरत है तो उसमें स्किल भी प्लम्बर की होनी चाहिए। तो राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, ये स्टाफिंग है। स्टाफिंग में कुछ प्रोसेस इंक्लूड होंगे, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये कर देने के बाद लोग आ गए। अब लोगों को क्या करना है, आपने डायरेक्ट करना है। ठीक है, उनको उनके काम बताने, ऑफिस बताना है, सुपरवाइज करना है। मेनली 4 एक्टिविटीज करवानी है, सुपरवाइजिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप। क्लियर, ये भी कर लिया आपने। नेक्स्ट अब मेरा काम बनता है, जब मैंने तुमको ये सारी चीजें सिखा दी हैं, हम ऐसे टाइम पे हैं कि अब मुझे सिर्फ कंट्रोल करना है तुम्हें। ठीक है, तो मैं इस लास्ट फंक्शन पे हूं फरवरी के मंथ में कि मैंने तुम्हें प्लानिंग करवाई, ऑर्गेनाइज करवाया, स्टाफिंग करवाई, डायरेक्टिंग भी करवाई। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, जो मैंने सोचा था ना उसके अकॉर्डिंग मैं आज की परफॉर्मेंस चेक करूंगा। मतलब कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन देन टेकिंग द करेक्ट मेजर। क्लियर, तो ये होता है कंट्रोलिंग। तो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 थे। पहला प्लानिंग करना, देन ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। आगे फर्दर चैप्टर में और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम चल रहे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। क्लियर, तो भाई अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, अब अगर आप
नींद आने वाली है ना, तो भाई उसको भगा दो और 2 मिनट का टाइम है, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और दिमाग में डाल देना बिल्कुल। क्या है इस टॉपिक का नाम? इसका नाम है कोऑर्डिनेशन। ज्यादातर पेपर में देखोगे 3 नंबर का भाई डायरेक्ट आ जाता है उठ के, ठीक है, वरना केस स्टडी से भी आएगा तो ऐसी ही कुछ चीजें पूछी जाती हैं जो आपको आती होती है। समझ लेते हैं एक बार कोऑर्डिनेशन होता क्या है। अगर मैं आपको बताऊं, इन 5 फंक्शन के अलावा हमने जो पढ़े अभी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके अलावा एक और फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। और ये क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। एसेंस का मतलब है जरूरत है ये मैनेजमेंट की, ठीक है। और मैनेजर क्या करता है? इसी एक फंक्शन के थ्रू जितनी भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन में, इनको सिंक्रोनाइज करके रखता है, इनको इकट्ठा करके एक ही डायरेक्शन में लेके आता है। और ये सारा काम किसके थ्रू हो पाता है? सिर्फ कोऑर्डिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या बन जाता है? मैनेजमेंट का एसेंस बन जाता है, ठीक है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हर जगह जरूरी होता है, और कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो सारे फंक्शंस को बांधती है। क्लियर है ये चीज? ओके। अब देखते हैं इसमें कुछ जरूरी चीजें क्या है हमारे पास। पहला है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। जितने भी फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप प्लानिंग कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको किसकी जरूरत है? कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। पॉलिसीज वगैरह बनाओगे तो, प्लानिंग करोगे तो कोऑर्डिनेट करके ही तो करोगे सारे लेवल के साथ। उसके बाद आ जाते हो, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो भी कोऑर्डिनेशन के साथ ही बनेगा, सारे डिपार्टमेंट के साथ, सारे लोगों के साथ। फिर अगर आप किसी को स्टाफिंग के लिए, आप स्टाफिंग भी अगर करोगे तो अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटजीज, अपने रिसोर्सेज के साथ करोगे। मतलब सारे डिपार्टमेंट की नीड के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो? कोऑर्डिनेट कर रहे हो और उन लोगों को चुन रहे हो। उसके बाद डायरेक्टिंग की बात करेंगे तो आप क्या करोगे? उन लोगों को सुपरवाइज करोगे, ठीक है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करोगे, उनको काम बताओगे। तो ये सारी चीजें भी किससे चलती हैं? कोऑर्डिनेशन से। और लास्ट आपके पास आता है कि उन एक्टिविटीज के साथ क्या करते हुए चलना, उनको देख रेख करते हुए चलना, और सारे डिपार्टमेंट के जितने भी एफर्ट्स हैं सबको एक तरफ लेके जाना, मैच करना कि अभी जहां पे वो है क्या हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए तो ये जरूरी है सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। चाहे वो टॉप लेवल हो जो प्लान एंड पॉलिसीज बना रहा है, चाहे वो मिडिल लेवल हो जो हमारी पॉलिसीज को क्या कर रहा है? हर डिपार्टमेंट के थ्रू इंप्लीमेंट करवा रहा है, ठीक है, चाहे वो लोअर लेवल हो जो वर्कर की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट कर रहा है, सारे कोऑर्डिनेशन से ही चल रहे हैं। क्लियर? तो सारे लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। लास्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आप कोऑर्डिनेशन को बीच में से हटा के देखो, ठीक है, एक भी फंक्शन आपका सही से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोऑर्डिनेशन हटा दिया तो प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग के साथ स्टाफिंग। ठीक है, अब क्या होगा? आपने प्लानिंग तो करी, लेकिन प्लानिंग करने के बाद जब आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, एक्टिविटीज को ग्रुप कर रहे हो, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ठीक है, आप स्टाफिंग कर रहे हो, ठीक है, लोग जो आप चुन के ला रहे हो वो कोऑर्डिनेट कर ही नहीं रहे, आप लोग चुन रहे हो लेकिन आपकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टिंग भी आप कर रहे हो, लेकिन उसमें जो लोगों को ड्यूटीज बताई जा रही है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, वो भी बिल्कुल गलत हो रही है। तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी अगर आपका कोऑर्डिनेशन फंक्शन क्या होगा? सही से काम नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है मैनेजमेंट का। ठीक है, और इसी की वजह से एक कंपनी को क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है। ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे नेचर और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्लियर? तो भाई मैंने तुमको अभी तक बताया कि कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये हमारे मैनेजमेंट का एसेंस है। इसमें सारी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज किया जाता है, मतलब एक डायरेक्शन में लाया जाता है, ठीक है, जिससे कि पूरी कंपनी का जो ग्रुप गोल है उसे अचीव किया जा सके। ठीक है, तो हमें इसके फीचर से ये पता लगा कि ये एक तरीके का एसेंस तो है मैनेजमेंट का। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं ना, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन वो एक धागा है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को जोड़ता है। ठीक है, और अगर वो एक धागा बनके सारे फंक्शंस को जोड़ेगा, सारे फ्लावर्स को जोड़ेगा, तो वो क्या बना देगा? एक गार्लैंड बना देगा। गार्लैंड क्या होता है? एक तरीके की माला। ठीक है, तो बेसिकली अगर वो माला में थ्रेड हटा दिया जाए ना, तो वो कुछ भी नहीं बचेगी। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसी चीज है जो मैनेजमेंट को बनाए रखती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे नेचर या फीचर क्या है कोऑर्डिनेशन के। तो पहली चीज है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, अगर मैं ग्रुप एफर्ट्स की बात करूं तो भाई मैनेजमेंट में क्या है ना, ठीक है, मैंने कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्शंस में लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनकी थिंकिंग भी अलग होती है। ठीक है, तो सब लोग अगर अपने अपने हिसाब से चलना स्टार्ट करेंगे ना, तो उनके एफर्ट्स क्या हो जाएंगे? अलग डायरेक्शन में जाने लगेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या करेगा? उनको यूनिफाई करता है, ठीक है, इंटीग्रेट करता है और एक तरफ लेके आता है।
ठीक है, इसीलिए ये क्या है, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट, ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, तो सबको एक डायरेक्शन में लेके आना और काम करना। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, ये यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को बना के रखता है। कैसे? बेसिकली जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सबका एक ही काम होता है, क्योंकि वो सारे ना एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो हमें उनको ये देखते रहना है कि वो अपने अपने गोल के लिए तो काम करना शुरू नहीं कर रहे कहीं पे। जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, कॉस्ट डिपार्टमेंट है, इन सबको टोटल किया जाए तो इक्वल होता है कंपनी। मतलब ये सारे लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? कंपनी के लिए। तो बेसिकली इंश्योर करना इनके यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को। क्लियर? अब आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन करना कभी बंद होता ही नहीं है, आप कोऑर्डिनेट करते रहते हो, उसके बाद ही तो आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अगर आप एक चीज पे काम कर रहे हो तो सारी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करो, सारे चीजों को एक साथ लेके आओ और सीरीज में लगाओ, तब आपको पता लगेगा कि आपका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है। तो बेसिकली ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। जहां आपने कोऑर्डिनेट करना बंद किया अपने साथ या किसी और के साथ, जो आपके साथ लगा हुआ है, हेल्प कर रहा है, तो वहीं पे आप क्या कर लोगे? अपना काम खराब कर लोगे। तो कोऑर्डिनेशन कभी रुकता नहीं है, फंक्शंस कभी रुकते नहीं है, तो ये चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, बड़ी हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, इकोनॉमिक हो, नॉन इकोनॉमिक हो, हर जगह लगेगा कोऑर्डिनेशन। हर जगह है, आपके घर में भी कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अगर आप मम्मी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो कोई घर चल नहीं सकता। पापा के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, पापा काम कर नहीं पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव है। फिर है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। सारे मैनेजर जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हर लेवल पे क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ठीक है, सारी चीजों को बनाए रखने के लिए उन्हें कोऑर्डिनेशन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। डेलिब्रेट फंक्शन, अब देखा जाए अगर कोऑर्डिनेशन है तो मैनेजर क्या करेगा? अपने कंपनी के ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए इसका यूज जरूर करेगा। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है और ये पर्पसली किया जाता है। अगर इसको यूज नहीं किया गया तो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से सारा काम खराब हो जाएगा। तो डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब होता है कि पर्पसली, जानबूझ के, या फिर ये जरूरत के तौर पे करा ही जाता है। अब हमारे पास है इंपॉर्टेंस या फिर नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला आता है ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे आपकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ती जाती है, साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होंगे? अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग सेक्शंस होंगे, अलग अलग उनके क्या कहते हैं ग्रुप्स होंगे। तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर क्या है ना, लोग अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, अलग अलग थिंकिंग के हैं। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे तो हमारा क्या होगा? हमारी कंपनी खराब हो जाएगी, ग्रुप गोल नहीं होगा। ठीक है, तो हार्मोनाइज करना, उन सबको यूनिटी में लेके आना, उनके एफर्ट्स को हार्मोनाइज करना और उसको जोड़ के एक रिजल्ट लेके आना। ठीक है, यही किसका काम है? हमारे कोऑर्डिनेशन का काम है। ठीक है, तो ग्रोथ इन साइज, जब लार्ज कंपनी हो जाती है तो सबके एफर्ट्स को हार्मोनाइज करके एक जगह ग्रुप गोल अचीव करके दिखाना ही कोऑर्डिनेशन का काम है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अगर मैं आपको फंक्शनल डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊं, जो कि हमारे इंपॉर्टेंस का सेकंड पॉइंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ना, फंक्शंस डिवाइड होते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सेक्शंस में। ठीक है, और इसके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं ये आइसोलेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव है, यही सोच के वो काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पे आता है कोऑर्डिनेशन, और उसकी जरूरत हमें फील होती है कि अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे ही काम करते रहे तो इनको ये कौन बताएगा कि ये एक कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं और कंपनी का ही मेन ऑब्जेक्टिव इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो इन सबके जितने भी एफर्ट्स हैं उनको हार्मोनाइज कर देता है, यूनिटी में लेके आता है, उनको बताता है कि तुम इंटरलिंक और इंटरडिपेंडेंट हो किस पे? कंपनी पे, तुम अलग नहीं भाग सकते। ठीक है, और इनके एफर्ट्स को इकट्ठा करके ग्रुप गोल अचीव करता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है कि वो सारे डिपार्टमेंट के फंक्शंस के बीच का डिफरेंस क्या कर देता है? हटा देता है और उनको इकट्ठा कर देता है। क्लियर? अब लास्ट है हमारे पास स्पेशलाइजेशन। एक कंपनी में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी स्पेशलिस्ट काम करते हैं कंपनी में, उन सबका मानना ये होता है कि हम एजुकेटेड है, हमारे डिसीजन राइट डिसीजन होंगे। ठीक है, तो सब अपने अपने डायरेक्शन में चलते हैं कि मैं जो फैसला लूंगा वो सही होगा। अगर सारे स्पेशलिस्ट यही सोचने लग जाएंगे और अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो कैओस एंड कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, तो सबके अपने अपने फैसले होंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन की नीड यहां पर कैसे आएगी कि अगर सब अपनी डायरेक्शन में भागेंगे तो रिजल्ट भी बेकार आएगा। वो सबको इकट्ठा करके एक जगह लेके आता है और स्पेशलिस्ट की नीड को वहां यूज करता है जहां पर रिजल्ट क्या हो? कॉमनली निकल के आए। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट का होना जरूरी है लेकिन कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है, ताकि उनकी थिंकिंग को स्पेशलाइज मैनर में यूज किया जा सके और ग्रुप गोल को अचीव किया जा सके।
ठीक है। तो बेसिकली लार्ज स्केल कंपनीज में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है और बहुत बड़े लेवल पे पड़ती है। यहां पर हमारा टॉपिक बिल्कुल खत्म होता है और चैप्टर भी एंड होता है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है ना, पहली चीज मैं आपको बोलूंगा, इसके पहले पार्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डाले हैं जो पीवाईक्यू है। इस वीडियो को देखो, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो उन्हीं क्वेश्चन में से जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस करे। कंप्लीट करने के बाद जब पार्ट सेकंड देखोगे उसके भी नीचे पीडीएफ लगी हुई है, उसको भी करो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी भी दी हुई है। साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो, टाइम बहुत कम है लेकिन मुझे तुम लोगों में पूरा भरोसा है भाई, प्रैक्टिस साथ में करोगे तो आराम से हो जाएगा। भले पूरे साल कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ठीक है। रातें कुछ दिन की है, काली कर दो, उसके बाद नींद ही नींद है और मजे ही मजे हैं, ठीक है। बने रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय।